सर म्यूट कर लिया आपने? म्यूट हो गए सर आप, म्यूट। अब सुनाई दे आ रहे रही है हैं? सर अब। तो सुन रहे हैं यस मेरी सर। बात को? सुन रहे हैं? आ रही है आवाज मेरी? ओके ठीक है, ओके ओके ठीक ठीक है। हाँ, तो आज हमने कहा था, आपको बताया था, हमने क्या नाम से जो किताबें हैं, आरओ है, उसमें 2-3 पार्ट पढ़ लिए। दिव्यांश आज आया है, इनको आज ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है ना। और आज हम शुरू करेंगे ये वितान। और वितान में जो कहानी है, कौन सी कहानी है? सिल्वर वेडिंग। अच्छी कहानी है, मजा आता है, बड़ी अच्छी कहानी है। 2 पीढ़ियों का आपस में तालमेल है, तो वो पढ़ेंगे हम। दिव्यांश? यस सर। हाँ ओके बेटा, आ रही है आवाज, ठीक है। तो आज कौन सी किताब पढ़ेंगे हम? वितान। वितान है सबके पास? अंशुमान वितान है? वेरी गुड गुड। दिव्यांश है? दिव्यांश? ओके गुड, है ना। तो वितान में केवल 4 कहानियां आपकी। सिल्वर वेडिंग है, जूझ है, और क्या नाम से अतीत में दबे पांव, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, और क्या नाम से उधर की जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, उनके बारे में है। और आखिरी जो है डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने अच्छी कहानी है, लंबी कहानी है, जो यूरोप में क्या नाम से जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी पहले ही कहानी है। उसमें एक लड़की किस प्रकार से अपनी कहानी को लिखती है, वो इसके अंदर दी गई है। तो ये 4 कहानियां हैं। और वितान, वितान मतलब होता है फैलाव। वितान मतलब फैलाव, एक ऐसा तंबू जो अपने भीतर पूरे विश्व को समेट लेता है। अर्थात ऐसी कहानियां, ऐसी बातें जो पूरी दुनिया की जो बातें हैं उसके अंदर समेट लेता है। किसी प्रकार की सीमा या बंधन इसके आड़े नहीं आते हैं। खास तौर से भाषा, जब भाषा के संबंध में शिक्षा की बात की जाए, और तब अनुशासन, विषयगत की सीमा भी नहीं रहती। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वितान भाग 2 की परिकल्पना की गई। तो भाषा, देश, विद्या, आकाश पर गहनता से विचार किया गया। किसी भी प्रकार की सीमाएं आड़े नहीं आई। रचनाएं ऐसी चुनी गई जो रुचिकर होने के साथ साथ विशाल दुनिया के अतीत, वर्तमान, भविष्य से बच्चों को साक्षात करा सके। अर्थात कई तरह की बातें हैं, कई तरह की कहानी है, कई तरह की जो जानकारी हमको मिलेगी। सिल्वर वेडिंग में किस तरह की बातें हैं, जूझ कहानी उसमें किस तरह की बातें हैं, और जो वो क्या नाम की कहानी है सिल्वर, सॉरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ की, उसके वहां की जानकारी मिलेगी। और जो क्या नाम से कहानी लास्ट में डायरी का पन्ना, वो भी अच्छी कहानी है। तो सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे आज हम। और इसको लिखा है ओम थानवी, फिर श्याम जोशी ने, श्याम मनोहर जोशी है जिनका नाम है, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, जिनकी कहानी है। एक लंबी कहानी है, हालांकि लंबी नहीं है, फिर भी लगता है, मजा आता है जब पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो समय पता नहीं लगता है कि कब पूरी हो गई है। ये कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। काफी मुहावरे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है। जो कहानी इसके अंदर, नए बच्चे आए हैं, वो क्या चाहते हैं, और क्या नाम उनके जो पात्र है मुख्य, वो क्या चाहते हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा एक नए उपलब्धि। तो दूसरी और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं किससे चले जा रहे हैं। इस तरह का चल रहा है दौर आजकल, है ना। आप क्या चाहते हो, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या वो रीति नीति है, क्या परंपरा है, और जो पुराने लोग हैं, आपके माता पिता है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का रहना चाहते हैं, किस तरह का उनका कल्चर है, किस तरह की सभ्यता है। तो दोनों में काफी अंतर है। वो अपने चलाएंगे, आप अपने चलाओगे। इस तरह का इस कहानी के अंदर है। जो हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, और सम हाउ इम्प्रॉपर, कुछ गड़बड़ चल रहा है। 2 जुमले इस कहानी के बीच मध्य है। 2 जुमलों पर एक कहानी चलती है, सिल्वर वेडिंग। क्या? जो हुआ होगा, और दूसरा सम हाउ इम्प्रॉपर है। जो हुआ होगा में यथास्थिति आती, जो कि त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, और सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अन्य स्थिति बनी होती है। क्या करें, क्या नहीं करें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बच्चों की बात माननी चाहिए, नहीं चाहिए। इस तरह की पेरेंट्स सोचते हैं।
ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र, जो कौन है, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू के जीवन पर को काफी वो करते हैं, दोन करते हैं, पैदा करते हैं। ये दोनों ही स्नेह हालात को जो का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू जिसके पात्र है, मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू कहानी के, उनके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, और 3 बेटे अच्छे पढ़े लिखे हैं सारे, और बेटी भी पढ़ी लिखी है। एक बेटा तो खैर बाहर चला गया, 1-2 बेटा तो है ना। तो ये कहानी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन परिस्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं, तो किसी को कुछ नहीं कहते, ठीक है समय है, जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है उसके होने दो, है। वो नहीं कहते भाई ये ऐसी नई पीढ़ी है या पुरानी पीढ़ी है जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हो रहा होने दो। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन परिस्थितियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय स्थिति में है, ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाते वो, है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वही समहाउ इम्प्रॉपर ये भी अनुभव करते हैं कि खुशहाली भी कैसी जो अपनों से परायापन पैदा करे। इसी ध्वनि के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाव इम्प्रूव तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ा आपको पढ़ने के पश्चात आप सोचेंगे, है, और मनन करेंगे, विचार करेंगे इस कहानी को। शुरू करें सिल्वर वेडिंग। इसको लिखा है श्याम मनोहर जोशी ने, पीछे परिचय दे रखा है इनका, श्याम मनोहर जोशी किताब के पीछे इधर का श्याम मनोहर जोशी, जिनका जन्म 1935 सन 35 के अंदर 70, 75, फिर 65 और 20 कितना हो गया 85 की उम्र में हो गया, और 2006 में इनका निधन हो गया था दिल्ली के अंदर। तो कुमाऊं में पैदा हुए, हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक, टेलीविजनों पर भी जो धारावाहिक आते हैं बहुत सारे, राइटर जो कहानियां लिखा करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, हिंदी में नहीं पढ़े, विज्ञान में आपने पढ़ाई की है। लोग होते हैं जो क्या नाम से हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन आपने क्या नाम से विज्ञान में पढ़ करके और हिंदी में लेखन काम किया आपने। तो स्नातक होता है ग्रेजुएट, विज्ञान के साथ ग्रेजुएट किया। दिनमान जो पत्रिका निकलती है, दिनमान पत्रिका साप्ताहिक निकलती है, में सहायक संपादक रहे हैं आप, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान आता है, अखबार आता है, पेपर आता है, उसके संपादक भी आप रहे हैं। और हम लोग जो एक धारावाहिक आया करता था टीवी पर, एक सीरियल आया करता था, उसकी पटकथा, उसकी जो कहानी है वो भी आपने लिखी है। और उसके बाद लॉन्ग लाइफ आजन आप पत्रकारिता करते रहे, अखबारों में लिखते रहे, अखबारों में क्या नाम से जुड़े रहे अखबारों से। इनकी रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, पहली रचना है कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरकुलस की हरानी, हमजाद, क्या कहानी संग्रह है इनके। एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियां, टेटा, प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, नेताजी ने कहा, इस देश को का यारों क्या कहना, एक व्यंग्य संग्रह है। व्यंग्य जैसे होता है ना, व्यंग्य लिखते हैं। बातों बातों में 21वीं सदी, साक्षात्कार आलेख संग्रह है। लखनऊ, मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मनी पर एक उड़ती नजर, और हम लोग एक धारावाहिक आया करता था टीवी पर, मैंने देखा कर किया होगा आपने, आप तो पैदा ही नहीं होंगे उस समय जब टीवी था, नया नया जब चला था, ब्लैक एंड व्हाइट जब शुरुआत हुई थी टीवी की, तब आया करते क्या नाम था, हम लोग। अभी कभी देखते होंगे आप टीवी के अंदर, तो कई बार दिखाते हैं हम लोग। बुनियाद भी एक लंबा सीरियल है, चला था टीवी के अंदर, बहुत पहले की बात है। आपने देखा, नाम सुना, देखा आपने हम लोग? बुनियाद नहीं देखा? क्रिश देखा होगा? नहीं देखा है? और एक और सीरियल आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक धारावाहिक था जिसका नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल होता है जो सपने देखता नया नया, ये टेलीविजन धारावाहिक है। इन पर आपने लिखा है कि आपके लिए 2005 की साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान हुए, और 2006 में आपका निधन हो गया। 2006 में आप स्वर्गवास को प्राप्त हो गए। तो ये कहानी है आपकी सिल्वर वेडिंग, बड़ी अच्छी कहानी है,
इसको हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। श्याम मनोहर जोशी, पहली कहानी है, ठीक है। जब सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है सेक्शन ऑफिसर, जो पूरा सबका इंचार्ज होता है डिपार्टमेंट का, उनका नाम था वाईडी। वाईडी मतलब यशोधर पंत, वाईडी पंत। इनको लोग वाईडी पंत के नाम से कहा करते, जाना करते थे अपने कार्यालय में। सब लोग जो उनके सह कर्मचारी है, जो ऑफिस के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको वाईडी के नाम से जानते थे। यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। अर्थात आप जानते हो सरकारी कार्यालयों में जितनी फाइलें हैं वो लाल उससे बन जाती है, लाल फीता, लाल जो उससे होता है ना धागा, उससे बन जाती है। तो वो बांधी और अपनी निगाह उठाई घड़ी की ओर, कितना टाइम हो रहा है। पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। अर्थात जो दीवार पर घड़ी लगी हुई थी उसमें टाइम हो रहा था 5:25। 5:30 में 5 मिनट कम है ना। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं। अर्थात बड़े समय के अनुकूल है, समय के पाबंद है वो। और जो घड़ी है वो रोज मिलाते हैं, रोज देखते हैं। हर काम उनका बड़ा समय का पाबंदी के साथ होता है। तो वो टाइम जो अपना रेडियो चलता है, रेडियो में क्या करता है, आजकल तो रेडियो को बहुत कम हो गए सुनते लोग, लेकिन पहले रेडियो सुना करते थे जब टीवी वगैरह नहीं आए थे उस जमाने में। तो रेडियो से वो मिलाया करते थे, मिलाते हैं। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी कोई सुस्त ठहराया। अर्थात जो दफ्तर में घड़ी लग रही है उसको कहा कि पी चल रही है, ये सही नहीं चल रही है। मैं अपनी घड़ी को रोज अपने रेडियो से मिलाता हूँ, लेकिन जो दफ्तर की घड़ी है, ऑफिस की घड़ी लगी हुई है यहाँ पर, ये थोड़ी सुस्त है, पीछे है थोड़ी, है ना। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मार्गों पर डाली। अर्थात फाइल को जो आउट ट्रे होती है जिसपे रखी जाती है उसमें डाला, और डालने के पश्चात क्या नाम से अपने अपने अधीन अपने जो सहयोगी कर्मचारी है उनकी ओर देखा, निगाह डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। अतः मातहत ऐसे जो यशोधर बाबू जो बैठे रहते हैं, यशोधर बाबू चाहे 5 बजे बैठे, 6 बजे बैठे, तो बेचारों को उनको बैठना पड़ता है। अपने अधिकारी के साथ जो कर्मचारी है उनको बैठना पड़ता है, तो वो बैठे रहे वहां पर। चलते चलते जमीनों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदास पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। अर्थात समय खत्म हो रहा है, घर जाना है आप सबको। और ऐसे में वो अपने जो जो कर्मचारी है दूसरे, हंसी खुशी का माहौल, एंड में हंसी खुशी के साथ सब जाए तो उसके साथ जाते हैं और हंसी के कोई छोड़ देते हैं। कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी आप जैसे करते हो ना, उसके हिसाब से घड़ी की जो घड़ी है, ऑफिस की जो घड़ी है, वो भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे, अर्थात नया छोकरा कौन, बल्ला, जो अभी भी आया है, अभी जिसकी नौकरी लगी है, ने जिसकी चौड़ी मोहर वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रूवर मालूम होते हैं। अर्थात जमता नहीं उनको। अर्थात नया नया बच्चा है, नए नए कपड़े हैं, नए नए पैंट है, नए नए तरीका है, उस प्रकार से वो आता है तो उनको समहाउ इम्प्रूवर कुछ रंग लगता है। थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, जैसा कि है ना, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है। मजाक में, ये आपकी चूनेदानी होती है घड़ी, घड़ी जिसमें ऐसे चूनेदानी होती है जिसमें चूना मरते हैं। बहुत से लोग जर्दा वगैरह खाते हैं, जर्दे के साथ चूना मरते हैं। तो चूने दानी के क्या हाल है पूछा। वक्त सही देती है, सही चल रही है आपकी घड़ी, तो हमारी घड़ी तो ऑफिस तो जैसे चल रही है, आपने टाइम देख लिया, लेकिन आपने जो घड़ी बांध रखी है चूनेदानी, इसको बोलते हैं चूनेदानी, चूना होता है जर्दे में मिला के खाते हैं, वो तो ठीक चल रही है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टा को देखा किया, अर्थात जिस तरह से उसने बदतमीजी के साथ बात किया, बोला, उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। अर्थात आजकल उन्होंने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, आते हैं लोग, बोलते हैं, बोल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। क्या बोला, उसको जवाब दिया,
कि हर 1 मिनट सही चल रही है मेरी घड़ी, मिनट टू मिनट, मिनट से मिनट, न 1 मिनट आगे है न पीछे है, बराबर चल रही है, रेडियो से मिली हुई है, रेडियो से मिला के आता हूँ, एकदम सही चल रही है। चड्डा ने कुछ और दस्ट होकर पंच की कलाई थाम ली, अर्थात थोड़ा और बदतमीज हुआ वो है। बस बुजुर्ग थे वो, ये नया नया था, बल्ला नया नया था, और क्या नाम से ये यशोधर बाबू बुजुर्ग हो गए थे, तो उनकी कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। अर्थात आजकल उन्होंने कोई भी उस तरह की बात करता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई दृष्टा करता है, उसका विरोध करना छोड़ दिया। और होता है कोई उठा के 2 झापड़ लगाता, हाथ कैसे पकड़ा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नए नए बच्चे हैं। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। अर्थात उनको पुरानी बातें याद आ गई। किशनदा उनके गांव के थे, किशनदा जो उनको लेके आए थे यहाँ पर, यही उन्होंने शहर में लाए और शहर में ला करके उन्होंने नौकरी दी थी उनको। तो उनको याद करते हैं कि क्या जमाना था वो, जिनको साहब ही बोला करते थे, साहब भी कहा करते थे। हालांकि गाँव के थे, भाई साहब थे भी कह सकते थे वो, लेकिन बोलते नहीं थे, वो साहब कहते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के जमाने की है। अर्थात बाबा आदम पता नहीं कब क्या हुआ था स्टार्टिंग में, उस जमाने की पुरानी घड़ी है, मान रखी है आपने, ठीक है, ऐसा वो बोला, हाथ पकड़ के घड़ी देख करके, और उस घड़ी की ओर इशारा करके कहा कि ये घड़ी बाबा आदम के जमाने की है। बड़े बाबू ये तो, बड़े बाबू मतलब बाबूजी, तो बाबू कहते हैं, बड़े बाबू ये तो बाबा आदम के जमाने की है, पुरानी घड़ी है, बहुत प्राचीन घड़ी है? अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। अर्थात तो नया जमाना आ गया है, नया युग आ गया है, नई कंपनी आ गई है, नई नई घड़ियां आ रही है, नई तो तरह घड़ियां आ रही है, डिजिटल आ गई है। तो अर्थात इस पुरानी घड़ी को रख दो, छोड़ दो, और अब जापान देश की जो बनने वाली घड़ियां है नई नई, जो डिजिटल है, जो फटाफट अच्छा दिखाती है, उनको इतना टाइम मिलाने की जरूरत पड़ती है, और हमेशा किसी रहती है, तो वो जापान घड़ी आप ले लो। इस तरह से वो बोला, कौन बोला? भल्ला। भल्ला किससे बोला? यशोधर बाबू से। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, लेकिन यशोधर बाबू कहते हैं कि घड़ी को कैसे मैं जिम्मेदारी आप कह रहे हो उसको, और कैसे इसको फेंक दूं, क्योंकि ये मुझे शादी में मिली, शादी जब हुई थी तब दहेज में जब ससुराल वालों ने मुझे दहेज दी थी ये घड़ी, है ना। हम पुराने चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अर्थात हम भी पुराने लोग हैं और हमारी घड़ी पुरानी है, एक पुरानी चाल की, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता, इसको रख नहीं सकता, ये तो हमेशा जीवन के साथ रहेगी और हमेशा अपने हाथ में बंदी रहेगी। अरे यही बहुत है, अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? इस तरह से वो बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप चुनेदानी बोल रहे हो, उसको पुरानी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ये राइट टाइम देती है, सही समय देती है, इसके समय में कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है ना, कभी खराब हुई है, होती है तो ठीक कर लेते हैं इसको, है ना। इसलिए ये घड़ी रहेगी, बहुत बढ़िया घड़ी है, टाइम चल सही देती है, हमेशा अच्छा टाइम बताती है। इस तरह क्यों कैसी रही, इस तरह से वो हंसते हैं और कहते हैं क्या क्या बात रहे, क्या कैसी रही, बात करते हैं। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। अर्थात इस प्रकार से हाथ मिलाने की, बात करने के बाद, बात के बाद हाथ मिलाना, एक दूसरे के हाथ कर देना, क्यों भी हाथ मिलाएगा, परंपरा थी उनकी। रेमजे स्कूल, कौन सा? रेमजे स्कूल जो अल्मोड़ा के अंदर है, अल्मोड़ा है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं जहां से कबीर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, वहां से मैट्रिक होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी तो 10th क्लास, अर्थात 10वीं तक यशोधर बाबू की परीक्षा रेमजे विद्यालय के अंदर ही हुई थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, और वक्ता श्रोता दोनों ठटाकर हाथ मिलाया करते थे। अर्थात उसे उन्होंने हाथ किया, सामने उन्होंने हाथ किया, बहुत देर तक हंसते रहे, हंसी मजाक के साथ करते रहे, करते रहे, तो इस तरह वो चलता रहता हूँ। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए ईश्वर बाबू पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। अर्थात कहते हैं कि जब मैं आया था गांव से मैट्रिक पास, तो मुझे भी किशनदा ने अपने यहाँ रखा था, अपने घर पे रखा था, और अपने दफ्तर में काम दिया था। तो कहते हो अपनी बातों सुनाते हैं, पुरानी बातों को सुनाते हैं, किस प्रकार से घर वालों के से छोड़ के मैं और नौकरी के लिए दिल्ली आया, और यहाँ पर किशनदा से मिला। किशनदा इसी दफ्तर में काम किया करते थे,
किशन दास जी का नाम था और उन्होंने यहाँ पर रखा था। किशन दास कुंवारे थे, अर्थात किशन दास ने शादी नहीं की थी, वो कुंवारे थे। और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। पहाड़ मतलब पहाड़ी क्षेत्र, अल्मोड़ा वगैरह पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़, तो पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले कितने लोग उनके यहाँ आते थे और उनके यहाँ ठहरते थे और वहीं खाते थे और अपना टाइम पास करके चले जाते थे। और कई रहते थे जो अच्छे पढ़े लिखे, उनको नौकरी लगा दी थी, वो नौकरी क्या करते थे वहां पर, मैस जैसी थी, अर्थात आओ खाओ सामान लाओ खुद बनाओ और खुद खाओ, मैस के सामान वहां पर चलता था। मिलकर लाओ पकाओ खाओ, अर्थात सारे सामान लाओ मिलकर, पकाओ सब मिलकर और खाओ, खत्म करो। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, अर्थात जब यशोधर बाबू भी किशन दास के पास आए तब उनके पास जो नौकरी होती है 18-21 साल की, वो 21 साल से कम थी, 21 साल से पहले आ गए थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में उन्हें लिया जा सके, अर्थात किशन दास ने काफी कोशिश की उनके लिए नौकरी लगाने के लिए, लेकिन उनको लिया नहीं जा सका। तब किशन दास ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। तो किशन दास ने क्या किया, थोड़ा अलग काम किया, नौकरी दी लेकिन मेस का जो जितना भी है गियर के नाम से परमानेंट नहीं किया, उसके आधार पर उन्होंने रख लिया मेस बॉय। यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए, अर्थात यशोधर बाबू ने को किशन दास ने 50 रुपए दिए ताकि अपना सामान लाए, अपने कपड़े लाए और हो सका थोड़ा बहुत घर भी पहुंचा दे कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके और गांव में थोड़ा पैसा भेजे। बाद में इन्हीं किशन दास ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। जैसे बड़े हो गए, नौकरी काबिल हो गए हो, तो उसके बाद क्या नाम से उन्होंने किशन दास ने उनको नौकरी दिलाई और नौकरी के पास उनको अपना जीवन सेट कर दिया उनका, है ना। और दफ्तर का जो काम है वो भी सिखाया उनको, मार्गदर्शन भी किया कैसा काम क्या होता है, इस प्रकार से वो चला हुआ। तो ये बातें उनको याद आती रहती है, सुनाते रहते हैं अपने मित्रों को। चड्डा ने जोर से कहा, क्या कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। अतः वो चड्डा से मजाक किया करता था, बदतमीजी के साथ, दृष्टा के साथ है। और बड़े बाबू भी सुना करते थे कि आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। मेनन जो दूसरा कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, वो पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी, आप जरा बताओ तो दो। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा, अर्थात जो हाथ उठाया था वापस खींच लिया और मेनन से मुखातिब होकर बोले, क्या बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। कब शादी हुई इनकी, 6 फरवरी और 1947, जब देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने से पहले नहीं, बाद में, सॉरी, अगस्त में देश आजाद हो गया और फरवरी 6 फरवरी को उनकी शादी हुई। मैंने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला, जोड़ा उसने कि कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सन। उस दिन जिस दिन उनकी शादी हुई उस दिन 6 तारीख थी, 6 फरवरी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शादी की है और कुछ हो जाए आज तो। आज आपका सिल्वर वेडिंग है, अर्थात सिल्वर होता है 25 साल, अर्थात आपका वेडिंग का शादी को हुए 25 साल हो गए हैं, शादी का पूरा 25 साल हो गया है, अर्थात पूरे 25 हो गए आज, है ना। इस तरह से उन्होंने मेनन ने ईश्वर बाबू को बोला। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, अर्थात पुराने लोग व्यक्ति थे, इस बात में थोड़े झेप आई उनको और झेपते हुए खुश भी हुए थोड़े बहुत। सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले नहीं। हाँ, ये अदा उन्होंने किशन दास से सीखी थी, था इस तरह की बातें जो उन्होंने अपने जो प्राचीन वो थे भाई साहब, क्या साहब किशन दास, उनसे सीखी थी उन्होंने, है ना। उसमें चड्डा ने बोला, चड्डा क्या कहा, चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। ये नोट ले, पैसा ले इनसे, और दफ्तर का टाइम तो हो रहा है लेकिन
चाय पानी पिलाओ सबको। आज जाए हम क्या नाम से सेलिब्रेट करेंगे उनका जो सिल्वर वेडिंग है, उसको मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट जाओ। यशोर जी बोले अरे ये सिल्वर एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंसले हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो गोरे अगर जो लोग हैं नए लोग हैं उनके चौंसले हैं, वो काम क्या करते हैं ऐसे, हम नहीं करते, हमारे का ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने ना किया, मना करने की कोशिश की उन्होंने की। चड्डा बोला मिक्सचर मत पिलाइए इस तरह की भाषा बोलता है वो देशी अपने जो, ये मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। तो हम कौन सा आपसे खाना मांग रहे हैं, हम कौन सा आपने बड़ा भोजन मांग रहे हैं, हम तो केवल चाय पकौड़ी और मट्ठा क्या नाम से जो ये मट्ठा क्या मिठाई थोड़ी बहुत ये मांग रहे हैं। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकल जाती है, कौन सा ज्यादा पैसा, कौन सा ज्यादा धन आपको यहाँ से खर्च करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा सा पैसा है जिसमें आपको चाय पानी पिलाना है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, उसी समय यशोधर बाबू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और बटुए से केवल 10 रुपए निकाल के चपरासी को दिए। आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई अब वो नहीं है, संकोच नहीं है, आप लोग चाय पिए आराम से, मैं चलता हूँ। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रोवर फाइंड करता हूँ। अर्थात जो चीज है ही नहीं है, हमारी परंपरा में नहीं है, हमारी नीति में नहीं है, जो करते नहीं है, ऐसी बातें करने में मुझे थोड़ा समहाउ थोड़ा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है, आज हो गया बेटा, और अपन इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अंशुमान समझ में आया? यस सर। और क्रिश यस सर। यस आ रहा है कुछ? सर, आया सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है आपको कुछ? सर दिव्यांश तो बीच में ही चला गया। हाँ वो तो ऐसे ही दिव्यांश तो छोड़ के चला गया बीच। वो तो ऐसे ही चलेगा हाँ सर, दिनार छोड़ के चल। कोई बात नहीं, जो पढ़ता है जो बैठता है अच्छी बात है, जो नहीं बैठता है कोई बात नहीं, है ना? आप तो आओ, डेली आओ, आपको Yes. पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छी परीक्षा होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आप, ठीक है?